4 नवंबर 1979 तेहरान के बीचों बीच यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में हजारों मुश्तइल लोग गेट फलांग कर अंदर घुस चुके थे और उनके निशाने पर थे 58 अमेरिकन सिटीजन्स। एम्बेसी की सिक्योरिटी ने हथियार डाल दिए और चंद घंटों में 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और वर्कर्स ईरान के प्रोटेस्टर्स के कब्जे में आ गए। उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट से सिर्फ एक डिमांड थी, शाह ऑफ ईरान को वापस भेजो वरना अपने लोगों का मरा हुआ चेहरा देखो। इसी हंगामे के बीच 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स एम्बेसी के सीक्रेट दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए। वो अगले कई दिनों तक छुपते रहे, भागते रहे, रूप बदलते रहे। हर गुजरते दिन उनके पकड़े जाने का खतरा मजीद बढ़ता जा रहा था। उनको ईरान से जिंदा बाहर निकालना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था, लेकिन यही मिशन सौंपा गया अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA को। और तब स्टेज तैयार किया गया जाली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग का, जिसमें थे जाली एक्टर्स, जाली स्क्रिप्ट और यहाँ तक के झूठे फिल्म के पोस्टर्स भी छपवाए गए। मगर ये कोई असल मूवी नहीं थी, ये एक CIA रेस्क्यू मिशन था जिसको कोड नेम दिया गया आर्गो। नाजरीन, नवंबर 1979 तक ईरान में सियासी हलचल अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी थी। कुछ महीने पहले जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के पुराने हुक्मरान थे, अवामी एहतजाजों के दबाव में मुल्क से भाग गए थे। उनकी 38 साला हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, पर ईरानी लोग उनसे तंग आ चुके थे क्योंकि शाह ऑफ ईरान खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। ईरान में ज्यादातर कंट्रोल अमेरिका का था, फैसले अमेरिका की मर्जी से होते और ऑयल पर भी सारा कंट्रोल अमेरिका का ही था। जबकि ईरान के लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। लोगों के दिल में अब शाह ऑफ ईरान की इज्जत किसी अमेरिकन पपेट जैसी रह गई थी। शाह ऑफ ईरान की सीक्रेट पुलिस, जिसे सावक कहा जाता था, लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे क्योंकि सावक हर तरह की अपोजिशन को दबा देती थी। इसी सियासी तूफान के बीच एक शख्स जिला वतनी से वापस आया और वो कोई और नहीं, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी थे। वो एक मजहबी लीडर थे जिसे लोगों का गुस्सा और सपोर्ट दोनों मिल गया। खुमैनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड किया और चंद हफ्तों में ही ईरान का निज़ाम मोनार्की से बदलकर इस्लामिक लॉ पर कायम किया और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस पावर शिफ्ट के साथ ही एंटी वेस्ट सेंटीमेंट में जबरदस्त इजाफा देखा गया। अमेरिका को सिर्फ शाह का अलाई नहीं बल्कि एक करप्ट वेस्टर्न कंट्री के तौर पर देखा जाने लगा। तेहरान की सड़कों पर लोग एम्बेसीज पर हमले करते, अमेरिका के झंडे जलाते और उसके खिलाफ नारे भी लगाते। लोगों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ तब मजीद बढ़ गया जब उनको मालूम पड़ा कि शाह ऑफ ईरान को अमेरिका ने अपने पास पनाह दी हुई है और तभी उनकी डिमांड थी कि शाह को वापस ईरान भेजा जाए। ईरान के प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए US एम्बेसी के एम्प्लॉइज को होस्टेज बनाने का प्लान बनाया। 4 नवंबर 1979 को हजारों प्रोटेस्टर्स तेहरान में US एम्बेसी के बाहर जमा हुए और नारे लगाते हुए दीवारें और गेट फलांग कर अंदर घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब हजारों लोगों का हजूम देखा तो वो भी हथियार डालकर साइड हो गए और आखिरकार अंदर मौजूद 58 में से 52 अमेरिकन नेशनल्स को होस्टेज बना लिया गया। पर प्रोटेस्टर्स ये नहीं जानते थे कि एम्बेसी का एक सीक्रेट दरवाजा भी है जो पीछे से डायरेक्टली सड़क पर खुलता है। इस हमले के दौरान 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स चुपके से इस सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ना तो उनके पास कोई प्लान था और ना कोई कवर। ना वो पब्लिक में जा सकते थे, ना किसी ऑफिशियल चैनल का सहारा ले सकते थे और एम्बेसी वापस जाना तो मौत को दावत देने जैसा था। तेहरान उस वक्त फॉरेनर्स के लिए एक कैद खाना बन चुका था। पहले कुछ घंटों में उन्होंने हजूम से बचने और फोन इस्तेमाल ना करने की कोशिश की। ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स अपने चेहरे की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते थे। एक छोटी सी भी गलती और सब के सब अपनी जान गंवा बैठते। उन्होंने कई एम्बेसीज से शेल्टर मांगा, लेकिन हर कोई इस डर से मना कर देता कि अगर ईरानी रेवोल्यूशनिस्ट को पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच कैनेडियन एम्बेसडर केन टेलर ने उनकी मदद की। हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट उनको मना करती रही, लेकिन फिर भी केन टेलर ने अपनी जिम्मेदारी पर उनको अपने सेफ हाउस में पनाह दी। ये 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स अगले 3 महीने तक कैनेडियन एम्बेसडर के घर में छुपे रहे। उनकी मौजूदगी सख्त राज में रखी गई।
ना वो किसी खिड़की के पास नजर आते और ना बाहर निकलने की हिम्मत करते। एम्बेसी से भागने वाले डिप्लोमेट्स के नाम थे रॉबर्ट एंडर्स जो कॉन्सुलर ऑफिसर थे, मार्क लिएक वाइस कॉन्सल, उनकी बीवी कोरा लिएक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में थी, जोसेफ स्टैफोर्ड पॉलिटिकल ऑफिसर और उनकी बीवी कैथलीन स्टैफोर्ड वीजा डॉक्यूमेंटेशन देखती थी, और आखिर में ली शार्ट्स एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिशियन थे। जब अमेरिका को पता चला कि 6 डिप्लोमेट्स हॉस्टेज सिचुएशन से बच गए हैं तो यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को टॉप सीक्रेट रखा। पब्लिकली अनाउंस करना ना सिर्फ उनकी जान को और ज्यादा खतरे में डाल सकता था, बल्कि जो 52 अमेरिकन प्रोटेस्टर्स के कब्जे में थे वो भी मारे जाते। अगर ईरानी रेवोल्यूशनिस्ट्स को पता चल गया तो एक बहुत बड़ा मैन हंट लॉन्च हो सकता था, जिसमें कैनेडियन एम्बेसी पर भी हमले के चांसेस थे और अमेरिका की जो बदनामी होती वो अलग। तभी अमेरिका ने इस ऑपरेशन का जिम्मा दिया CIA एक्सपर्ट टोनी मेंडिस को। CIA ने पहले कई प्लान्स बनाए जिसमें UN ट्रक्स के जरिए डिप्लोमेट्स को निकालने का, लोकल ईरानी के बेस में भागने का और किसी और एम्बेसी के रूट से निकलने का प्लान शामिल था। लेकिन हर ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की था। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जो 100% सेफ हो। लेकिन टोनी मेंडिस ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, और ये प्लान टेक्निकली मुमकिन भी लग रहा था। उन्होंने प्रपोज किया कि एक जाली साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का ड्रामा रचाया जाए। ये फिल्म क्रू ऑफिशियल टूर पर ईरान आएगा, जैसा कि वो फिल्म के लिए शूटिंग लोकेशंस ढूंढने आए हों। इसके जरिए उनके पास तेहरान में रहने का एक लॉजिकल रीजन होगा, और सबसे अहम बात, वो आखिर में लीगल तरीके से एयरपोर्ट से मुल्क छोड़ सकेंगे अगर उनके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट हो। पर शर्त यह है कि ये कवर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी ना हो कि सबकी नजर पड़ जाए, और सिर्फ इतना रियलिस्टिक हो कि ईरानियन अथॉरिटीज को यकीन आ जाए। और यहीं से एक जाली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की प्रोडक्शन का आइडिया पैदा हुआ। टोनी मेंडिस का प्लान था कि एक पूरी तरह से झूठी कहानी क्रिएट की जाए, एक फिल्म क्रू के ईरान आने की कहानी, जिसका मकसद होगा मिडिल ईस्ट में एक बड़ी साइंस फिक्शन मूवी के लिए लोकेशंस ढूंढना। उसने जानबूझकर साइंस फिक्शन जनरे चुना क्योंकि इसमें हर अजीबो गरीब चीज का आसानी से बहाना बनाया जा सकता था, और इस तरह पैदा हुई आर्गो, एक ऐसी फिल्म जो कभी बनी ही नहीं। इसे रियल बनाने के लिए उन्होंने हॉलीवुड में एक असली ऑफिस खोला, एक ऐसा ऑफिस जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा लगता था। फर्नीचर, फिल्म स्क्रिप्ट्स, टेलीफोन्स, पोस्टर्स और हत्ता के स्टाफ भी रखे गए जो कॉल्स अटेंड करें। हॉलीवुड की मीडिया में जानबूझकर आर्गो के बारे में न्यूज लीक की गई। फेक कोटेशंस, मनगढ़ंत प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज और मार्केटिंग मटेरियल सर्कुलेट किए गए। टोनी मेंडिस जानता था कि अगर किसी ने इस फिल्म के असल होने का सबूत ढूंढने की कोशिश की तो उसे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आर्गो का जो स्क्रिप्ट लिखा गया था वो भी खास इस मिशन के लिए तैयार किया गया था। स्क्रिप्ट में मिडिल ईस्ट की लोकेशंस का बार बार जिक्र था, जिसके लिए तेहरान का लैंडस्केप सबसे परफेक्ट था। इस झूठ को इतनी बारीकी से सच बनाया गया कि उस पर शक करना बहुत मुश्किल था। उन 6 अमेरिकन में से हर एक को एक खास रोल दिया गया। कोई स्क्रीन राइटर बना, कोई सिनेमेटोग्राफर तो कोई सेट डिजाइनर। हर किसी की एक अलग प्रोफेशनल पहचान तय की गई। उन सबको दी गई पूरी डॉक्यूमेंटेशन, जाली कैनेडियन पासपोर्ट्स, बिजनेस कार्ड्स, प्रोडक्शन शेड्यूल्स और एक ग्लॉसी ब्रोशर जिसमें उस फिल्म प्रोजेक्ट का तफसील से जिक्र था। हर चीज बिल्कुल एक असली हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन जैसी थी। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाना काफी नहीं था। असली चैलेंज था इन लोगों को ट्रेन करना कि वो उन रोल्स को कैसे निभाएंगे, कैसे कस्टम ऑफिशियल से बिहेव करना है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं, कैसे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स की तरह कॉन्फिडेंस के साथ चलना, बोलना और एक्ट करना है। टोनी मेंडिस ने उन सबको दिया एक क्रैश कोर्स। उन्हें एक एक डिटेल सिखाई गई कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो तो जवाब तुम्हारे पासपोर्ट में नहीं, तुम्हारे चेहरे और लहजे में होना चाहिए। मिशन की पहली मंजिल हासिल हो चुकी थी और ज़हनी तौर पर ये 6 अमेरिकन अब फिल्म क्रू मेंबर्स बन चुके थे। अब अगला चैलेंज था इस पूरी कहानी को तेहरान के अंदर असल में काम करता दिखाना।
कई हफ्तों की तैयारी के बाद टोनी मेंडेस को ईरान जाने की परमिशन मिल गई, एक जाली आइडेंटिटी के साथ एज अ कैनेडियन फिल्म प्रोड्यूसर, जो एक साइंस फिक्शन मूवी के लिए ईरान में लोकेशंस स्काउट करना चाहता था। उसका ये कवर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से सपोर्टेड था, जो कनाडा की अथॉरिटीज के साथ मिलकर पहले से अप्रूव करवा लिया गया था। जनवरी 1980 में टोनी मेंडेस तेहरान पहुंचता है एक आम फॉरेन विजिटर के रूप में। उसकी एंट्री पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि टोनी के पास सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन और कैनेडियन पासपोर्ट मौजूद था, और उसकी झूठी कहानी को मीडिया में छपी हुई खबरें भी सपोर्ट कर रही थीं। तेहरान पहुंचते ही उसने सबसे पहले कैनेडियन एम्बेसडर केन टेलर से राब्ता किया और फिर उन 6 अमेरिकन से मुलाकात अरेंज की गई। सेफ्टी के लिए ये मुलाकात एम्बेसडर की रेजिडेंस के अंदर ही हुई, ताकि किसी को कानो कान खबर ना पड़ सके। फिर मेंडेस ने सबको डिटेल में ब्रीफिंग दी कि कैसे एयरपोर्ट पे बिहेव करना है, बॉर्डर ऑफिशियल से क्या कहना है, कौन सी बात हाईलाइट करनी है और कौन से सवाल से बचना है। उन सबको बार बार ये बात समझाई गई कि उनको ईरानियन अथॉरिटीज के सामने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल फिल्म क्रू के तौर पर पेश करना है, जो सिर्फ एक शॉर्ट बिजनेस ट्रिप पर आए हैं। पर अगर ये प्लान फेल हो गया या किसी से थोड़ी सी भी गलती हो गई तो इसका अंजाम पहले से सबको पता था। न सिर्फ ये 6 अमेरिकन फंसेंगे, बल्कि अमेरिका की जो निगोशिएशंस चल रही थी उन 52 हॉस्टेजेस को बचाने के लिए वो भी मुतासिर होंगे, और साथ ही कैनेडियन एम्बेसी के लिए भी बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा ने ही फेक पासपोर्ट्स इशू किए थे। अगले चंद दिनों तक वो ये तैयारी करते रहे और आखिरकार तेहरान एयरपोर्ट में ईरानियन अथॉरिटीज को फेस करने का वक्त आ चुका था। तेहरान एयरपोर्ट पर ये एक आम सुबह थी। लोग आ रहे थे, चेक इन्स हो रहे थे। उन लोगों के बीच एक ग्रुप था, एक फिल्म प्रोड्यूसर और उसके 6 क्रू मेंबर्स। वो सब कॉन्फिडेंट थे, रिलैक्स्ड थे और हल्के हल्के एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे थे। यहाँ पर मसला सिर्फ एक ही था। वो 6 क्रू मेंबर्स जिनके जाली कैनेडियन पासपोर्ट्स थे, उनके पासपोर्ट्स पर ईरान में एंट्री की कोई स्टैंप नहीं लगी थी। ये बात टोनी मेंडेस को भी मालूम थी कि ईरान में नई नई गवर्नमेंट आई है, कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी का निजाम काफी डिस्टर्ब था, और ऐसी सिचुएशन में एक स्टैंप का मिस हो जाना एक आम बात होती है। अगर इस हवाले से ईरानी ऑफिशियल्स कोई मसला खड़ा करेंगे तो इसका तोड़ सिर्फ एक ही चीज होगी, कॉन्फिडेंस। एक चेक पॉइंट पर गार्ड आर्ट डायरेक्टर का टाइटल देखकर रुक गया और दूसरा वीजा को थोड़ा ज्यादा देर तक देखता रहा। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी कवर स्टोरी इतनी रियल थी कि किसी को शक ही नहीं हुआ। उन 6 क्रू मेंबर्स का रवैया बिल्कुल किसी आम ट्रैवलर जैसा था, और ऊपर से कैनेडियन एम्बेसी भी स्टैंड बाय पर थी कि अगर वेरिफिकेशन की कॉल आए तो वो फौरन कंफर्म कर सके। जब बोर्डिंग अनाउंस हुई तो सब इत्मीनान के साथ उठे, गेट क्रॉस किया और स्विस एयर के जहाज में जाकर बैठ गए। प्लेन उड़ने के बाद जब तक उसने ईरानी एयर स्पेस को नहीं छोड़ा, इन 6 डिप्लोमेट्स और टोनी मेंडेस ने अपने इमोशंस पर काबू रखा, लेकिन मिशन अभी भी बाकी था। ज्यूरिक पहुंचने पर उनको यूएस अथॉरिटीज ने अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें चुपके से अमेरिका ले जाया गया। कहीं पर कोई हेडलाइन नहीं छपी, कहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा गया। ये कवर स्टोरी सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए नहीं थी, बल्कि कनाडा की इन्वॉल्वमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी थी। ये कहानी अगले 17 सालों तक राज में ही रही, और फिर 1997 में, यानी 17 सालों के बाद, CIA ने फाइनली डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए। टोनी मेंडेस ने खुद पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक फेक फिल्म, एक जाली स्टूडियो और एक इम्पॉसिबल मिशन ने 6 जिंदगियां बचाईं। बाकी जो 52 अमेरिकन होस्टेजेस थे, उन्हें 444 डेज तक यरगमाल रखने के बाद फाइनली 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन के यूएस प्रेसिडेंट बनते ही रिहा कर दिया गया। शाह ऑफ ईरान, जिसकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ था, वो कैंसर की वजह से 27 जुलाई 1980 को अमेरिका में ही चल बसे। आर्गो की कहानी, जो कभी सिर्फ क्लासिफाइड फाइल्स में थी, अब दुनिया भर के जर्नलिस्ट्स, हिस्टोरियंस और फिल्म मेकर्स का सब्जेक्ट बन चुकी थी। इस पर एक मूवी भी बनी, लेकिन इस मूवी में काफी सारे सीन्स हकीकत से हट कर दिखाए गए। कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मूवी में CIA के रोल को काफी हाईलाइट किया गया, पर हकीकत में ये मिशन कैनेडियन एम्बेसडर केन टेलर की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था। केन टेलर को कनाडा में नेशनल हीरो डिक्लेयर किया गया और US ने भी उनको गोल्ड मेडल से नवाजा।
आर्गो मिशन, जिसे मीडिया ने कैनेडियन केपर का नाम दिया, वो वाकया था जिसके बाद ईरान में यूएस एम्बेसी दोबारा कभी नहीं खुली। मिशन के बाद कनाडा ने भी अपनी एम्बेसी बंद कर दी और डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।